नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है मध्यकालीन इतिहास की डिटेल सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कई सारे किताबों के जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत तक हमने पहले सीरीज में कवर कर लिया था, उसका मास्टर वीडियो भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इस सीरीज को हमने मुगल काल से दोबारा से शुरू किया। अभी तक 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बाबर के बारे में, दूसरे वीडियो में हुमायूं से संबंधित जितने सवाल हैं उन सबको देखा, कहानी की तरह समझा, और तीसरे वीडियो में सूर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जाना। आज का वीडियो हमारा मुगल काल का चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। उसका जो शासन व्यवस्था है उसको लेकर आपके सवाल आते हैं। शेरशाह सूरी के सिक्कों को लेकर के, यानी उसकी मुद्रा व्यवस्था को लेकर के, भू राजस्व व्यवस्था को लेकर के, स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन को लेकर के, सैन्य व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल आपके बनते हैं। स्थापत्य कला को लेकर के, वो जो सड़कें उसने बनाई, इसके अलावा जो उसने और भी इमारतें बनाई, तो उन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी का प्रशासन, सूर साम्राज्य का प्रशासन हो या शेरशाह सूरी का प्रशासन, एक ही बात है। शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो 3 भागों में वर्गीकृत था। ठीक है, सबसे ऊपर होता था केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, समझते हुए चलेंगे जिससे आपको दोबारा ये चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा सवाल आएगा, प्रशासन कितने भागों में बटा होता था? यह 3 भागों में। ज्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं किए थे। दिल्ली सल्तनत से जो प्रशासन चलता आ रहा था उसी को लगभग उन्होंने कंटिन्यू किया। कुछ पदों के नाम बदल दिए, सिक्के पूरी तरह से बदल दिए। मुख्य तौर पर शेरशाह सूरी का जो प्रशासन पूछा जाता है या इसका प्रशासन महत्वपूर्ण माना जाता है, वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से जो व्यवस्था चली आ रही थी बाबर और हुमायूं के काल में, पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। वापस से कानून और प्रशासन की स्थापना किसने करी? वो शेरशाह सूरी था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का प्रशासन 3 भागों में वर्गीकृत था। अब इन 3 भाग को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले होता था, सबसे ऊपर होता था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मुख्य तौर पर 4 विभाग उस समय थे। पहला विभाग था दीवान ए वजारत, यह आय व्यय का देखभाल करने वाला विभाग था या अधिकारी था। दूसरा था दीवान ए आरिज, दिल्ली सल्तनत में भी था, सैन्य विभाग है, बलबन ने बनाया था। दीवान ए इंशा, यह सरकारी अभिलेखागार था। ठीक है, और दीवान ए रसालत, यह विदेश मंत्रालय के समान था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई सारे विभाग थे। उन सब के बारे में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में हमने दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो में बात करी है। आप उसको डिटेल से वहां से समझ सकते हैं। शेरशाह सूरी ने भी कुछ पद वहीं से उठाए। मुख्य तौर पर 4 पद इसके केंद्रीय प्रशासन में थे। उन चारों के नाम यहां पर लिखे हैं। अब इन चारों को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत यानी कि आर्थिक विभाग। जैसे हमने ऊपर देखा कि आय व्यय का देखभाल करने वाला होता था, यानी खर्चा आमदनी उनका हिसाब रखता था। यह आर्थिक मामलों की देखरेख करता था दीवान ए वजारत। जो इसका प्रमुख होता था उसे वजीर कहते थे। इसका प्रमुख अधिकारी वजीर प्रधानमंत्री के समान होता था। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री होता है वो दूसरे मंत्रियों के काम पर भी नजर रखता है। सारे जो दूसरे मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। ऐसे ही जो दीवान ए वजारत है इसका प्रमुख वजीर कहलाता था और बाकी के सारे विभाग भी इसी के अंतर्गत काम करते थे। ठीक है, अन्य मंत्रियों के कार्यों पर भी इसका नियंत्रण होता था। ठीक है, दूसरा विभाग है दीवान ए आरिज, या जिसे दीवान ए अर्ज भी कहा गया है। यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, इसका प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहलाता था। सीधा सवाल आएगा, शेरशाह के प्रशासन में आरिज ए मुमालिक कौन होता था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, सेना से जुड़े सभी कार्य इसी विभाग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तीसरा है दीवान ए रसालत। यह विदेश विभाग की तरह होता था। इस विभाग को दीवान ए मोहतसिब भी कहा जाता था।
इसको भी ध्यान रखना है कि दीवान रसालत, जो दीवान रसालत है, इसी का अन्य नाम क्या है, तो इसे दीवान ए मोहतसिब कहते थे। ठीक है। अन्य राज्यों के साथ संपर्क या पत्र व्यवहार करने का काम कौन करता था? दीवान ए रिसालत। इसीलिए यह एक क्या है? विदेश मंत्री के समान है। ठीक है। जो चौथा प्रमुख विभाग है वो दीवान ए इंशा था। यह संचार और आदेश विभाग था। जैसे हमने ऊपर देखा, सरकारी लेखाकार, यानी जो भी सरकारी आदेश आएंगे उनको लिखने का काम, उनको पालन करवाने का काम इसी का होता था, दीवान ए इंशा। ठीक है। यानी एक तरीके से ये पीआरओ था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था उस समय का। ठीक है। तो संचार विभाग यानी राजा के संदेशों को जनता तक देना, आदेशों को जनता तक देना। ठीक है। तो ये 4 विभाग थे केंद्रीय प्रशासन में। इसके अलावा 2 और विभाग यहां पर काम करते थे। एक था दीवान ए कज़ा, यह एक न्याय विभाग था। यह न्यायिक मामलों को संभालता था और इसका प्रमुख अधिकारी काजी, जिसे काजी उल कुजात कहा जाता था, वो होता था। ठीक है। और एक होता था गुप्तचर विभाग, जिसे दीवान ए बरीद कहते थे। दिल्ली सल्तनत में भी यह विभाग था और शेरशाह के प्रशासन में भी था। यह खुफिया जानकारी और संचार से जुड़ा हुआ विभाग था, यानी जो एक गुप्तचर विभाग है उसके साथ इसकी तुलना होती है। ठीक है। इसका अधिकारी वरीद ए मुमालिक होता था। अब सवाल आता है, मैं आपको साथ साथ बताते रहता हूं कि कैसा सवाल आपसे बने हैं और कैसे बन सकते हैं। सवाल बनेगा वरीद ए मुमालिक क्या होता था, तो आप कहेंगे गुप्तचर संगठन का प्रमुख होता था। ठीक है। तो यह केंद्रीय प्रशासन था जिसमें सबसे ऊपर जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है कि राजा होता था, यानी शेरशाह सूरी होगा, और उसके अधीन ये सारे होते थे। ठीक है। तो यही 6 प्रमुख विभाग थे। 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के ये 2, एक न्याय विभाग और एक आपका गुप्तचर विभाग। ठीक है। तो ये उसका केंद्रीय प्रशासन था। प्रांतीय व्यवस्था की बात करते हैं, प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। शेरशाह का साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में वर्गीकृत था। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा शासन करते थे उनका साम्राज्य किसमें वर्गीकृत होता था? इक्ताओं में, जिनको सूबा कहते थे, सूबा या इक्ता। ज्यादातर दिल्ली सल्तनत में इक्ता चलता था। ठीक है। शेरशाह सूरी के काल में जो पूरा साम्राज्य है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इनको सूबा कहा जाता था। ठीक है। इक्ता नहीं कहा जाता था। कुछ जगहों पर दिया है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को भी अलग अलग प्रांतों में बांटा और उन प्रांतों को इक्ता कहा गया, लेकिन ज्यादातर जो दिया है कि इसके प्रांतों को सूबा कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जब साम्राज्य को इक्ताओं में बांटा जाता था तो हर इक्ते का जो प्रमुख होता था उसे नायाब कहा जाता था, वली कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। लेकिन शेरशाह सूरी के काल में क्या हुआ है? प्रांतों में बांटा गया है, उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा, और इनके प्रमुख को कहा जाता था सूबेदार। ठीक है। अब उन प्रांतों में कैसी व्यवस्था होती थी, अब उसको देखिए। सबसे ऊपर केंद्रीय व्यवस्था है, हमने उसको देखा। उसके बाद कई सारे आपके प्रांत होते थे। तो अब इन प्रांतों में कैसी व्यवस्था चलती है हम उसको देखेंगे स्थानीय शासन के अंतर्गत। शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत होता था। ठीक है। कौन कौन से भाग होते थे, कितने भागों में वर्गीकृत है? स्थानीय शासन, यानी हर एक प्रांत में 3 स्तर पे शासन होता था। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला सरकार है, फिर परगना और फिर ग्राम। यानी जो सूबा है, सूबे के अंदर अब सूबे को किसमें बांटा जाएगा? सूबे को सरकारों में बांटा होता था। ठीक है। इन सरकारों के अंदर परगने होते थे और फिर इन परगनों के अंदर ग्राम होते थे। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। कई सारे गांव मिलकर एक परगना बनाते थे, कई सारे परगने मिलकर एक सरकार बनाते थे, कई सारी सरकारें मिलकर एक सूबा बनाती थी और कई सारे सूबे मिलकर फिर पूरा शेरशाह सूरी का साम्राज्य बनता था। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। सवाल आता है सरकार का प्रमुख अधिकारी, परगने का अधिकारी, इनके बारे में बताइए। ठीक है। देखिए, सबसे पहला है सरकार। शेरशाह ने सूबों को सरकार में विभाजित किया था। साम्राज्य को सूबों में बांटा और सूबों को सरकार में बांटा। सरकार यानी कि जिला। ठीक है। उसके साम्राज्य में कुल 47 सरकारें थी। तो शेरशाह सूरी के काल में कितने जिले थे, कितनी सरकारें थी? 47 सरकारें। अकेला जो बंगाल वाला इलाका था उसी को उसने 19 सरकारों में बांटा था। ठीक है। टोटल कितनी सरकारें थी पूरे साम्राज्य में? उसके साम्राज्य का विस्तार हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था
बंगाल से लेकर के सिंधु नदी तक था, कश्मीर को छोड़कर, और मालवा से लेकर के पश्चिम में, मालवा से लेकर के लगभग पूरे राजस्थान तक शेरशाह का शासन था। ठीक है, तो इसका पूरा साम्राज्य में 47 सरकारें थी और अकेला जो बंगाल वाला इलाका है उसी में 19 सरकारें इसने बनाई थी। ठीक है, हर सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी नियुक्त होते थे। पहला अधिकारी है सीकदार ए सीकदारन और दूसरा होता था मुंसिफ ए मुंसिफान। ध्यान रखना, सीकदार ए सीकदारन और सिर्फ सीकदार, ये दोनों अलग अलग अधिकारी हैं। सीकदार परगने का प्रमुख होता था और सीकदार ए सीकदारन यह सरकार का प्रमुख होता था, यानी जिले का प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख अधिकारी होते थे हर सरकार में। अब इन दोनों में क्या क्या है उनको जानिए। सबसे पहला है सीकदार ए सीकदारन। यह सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यही होता था। सरकार यानी कि जिला। ठीक है, तो जिले का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? सीकदार ए सीकदारन। इसका कार्य सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, यानी साम्राज्य के अंदर, जिले के अंदर शांति बनाए रखना, कानून का शासन बनाए रखना किसका काम होता था? इसी का काम। यह एक सैनिक अधिकारी होता था। ठीक है, सैन्य अधिकारी होता था और पूरे जिले में व्यवस्था बनाए रखना इसी का काम होता था। दूसरा होता था मुंशिफ ए मुंशिफान। यह एक न्यायिक अधिकारी होता था सरकार में। यह सीकदार ए सीकदारन का अधीनस्थ होता था। तो 2 जिले प्रमुख अधिकारी हर जिले में होते थे, जिलों को सरकार कहते थे, और इन दोनों में भी टॉप पे कौन होता था? सीकदार ए सीकदारन। जो मुंशिफ ए मुंशिफान है यह एक न्यायिक अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य न्याय करना था। ठीक है, तो यह सरकार है जो हमने देखा कितनी सरकारें थी और इसके प्रमुख अधिकारी। छोटे मोटे और अधिकारी होते थे इनके सहयोग के लिए, लेकिन यही 2 अधिकारी हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता था परगना। हर सरकार यानी जिला को कई परगनों में विभाजित किया गया था। हर परगने में 4 प्रमुख अधिकारी होते थे। जैसे सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी हैं, अब हर परगने में 4 अधिकारी हैं। सबसे पहला होता था सीकदार। यह सीकदार ए सीकदारन नहीं है, यह परगने का सर्वोच्च अधिकारी है सीकदार, और सीकदार ए सीकदारन वो सरकार यानी जिले का प्रमुख अधिकारी है। इसका कार्य अपने परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानून व्यवस्था देखना, यानी वही काम जो जिले में कौन करता है? सीकदार ए सीकदारन ये परगने में करता है। ठीक है, यह सीकदार ए सीकदारन के अधीनस्थ होता था। ठीक है, तो यह परगने का है। दूसरा होता था मुंशिफ और या अमीन। इसे अमीन के नाम से भी जाना जाता है, मुंसिफ। ऊपर जिले में इसका क्या काम था? मुख्य काम इसका था न्यायिक अधिकारी। यहां पर यह परगने की भूमि व्यवस्था का नियंत्रक होता था। ठीक है, जो मुंशिफ है या जिसे अमीन भी कहा गया है, कहीं पर आमिल कहा गया है, तो यह परगनों में भूमि व्यवस्था का नियंत्रक होता था। इसका कार्य लगान वसूली का भी होता था और दीवानी मुकदमों की देखभाल करना भी होता था। यानी जो दीवानी मुकदमे हैं उनको भी सुनता था और लगान वसूली का काम भी करता था। ठीक है, लगान वसूली का कार्य इसका मतलब यह नहीं था कि ये जाकर सारा कलेक्शन करेगा। इसका मतलब था, इसका जो मेन काम था वो ये था कि राजस्व सही से आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी देखभाल करना, उस पर निगरानी रखना। ठीक है, फौतदार ये होता था खजांची। खजांची यानी कि एक तरीके से कोषाध्यक्ष होता था। ये परगने की सारी आमदनी एकत्रित करता था। जमा करने का काम किसका है? फौतदार का। ध्यान रखेंगे, शेरशाह के प्रशासन में फौतदार क्या होता था? खजांची, कोषाध्यक्ष होता था। जितना भी राजस्व आएगा वो इसी के पास जमा होता था। ये सीकदार और अमीन इनके अधीनस्थ रहकर काम करता था। ठीक है, निगरानी कौन करेगा राजस्व की? वो ये है मुंशिफ या अमीन। न्याय भी करेगा और भू राजस्व की जो भी उगाही हो रही है राज्य के अंदर परगने में उसकी निगरानी भी करेगा। ठीक है, और कलेक्शन कौन करेगा? फौतदार। इसके बाद होता था कारकुन, हिसाब किताब रखने वाला, यानी एक तरीके का क्लर्क। यह क्लर्क होता था, लेखाकार होता था। हिंदी और फारसी में लगान, भूमि व्यवस्था, आय व्यय से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने का काम यही करता था क्लर्क, जिसे कारकुन कहा जाता है। तो हर परगने में 4 प्रमुख अधिकारी होते थे। सीकदार जिसका काम वही है जो जिले में होता था यानी सरकार में होता था। फिर मुंशिफ न्याय भी करेगा और राजस्व व्यवस्था पर निगरानी भी रखेगा। फिर फौतदार जो कलेक्शन का काम करेगा यानी कोषाध्यक्ष होगा, सारा पैसा उसी के पास होगा। और फिर आपका होता था कारकुन जो कि क्लर्क या लेखाकार होता था, सारे रिकॉर्ड तैयार करना वही करता था। तीसरे स्तर पे आती थी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
एक परगने में अनेक गांव होते थे। ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था। यह मुखिया एक गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। अभी तक जितने हैं सारे सरकारी अधिकारी होते थे, ये गैर सरकारी होता था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चौधरी और मुकद्दम इनके द्वारा किया जाता था। बेसिकली गांव का जो सब कुछ है वो मुखिया है, ठीक है। मुखिया की मदद के लिए, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लगान वसूली के लिए चौधरी, मुकद्दम, पटवारी इस प्रकार के अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये सेठ शाह सूरी का प्रशासन केंद्रीय हमने देखा, फिर हमने स्थानीय प्रशासन को भी देखा जिसमें हमने जिले के बारे में बात करी, परगनों को देखा, गांव को देखा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना, कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए एक अन्य प्रशासनिक इकाई को अपनाया गया था शेर शाह सूरी के काल में। इन अलग इकाई को विलायत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो नॉर्मल प्रशासन है हमने उसको तो ऊपर कवर किया, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जो थोड़े से सेंसिटिव इलाके थे सुरक्षा की दृष्टि से या प्रशासन में उनको मदद मिल सके, इसके लिए एक अलग इकाई वहां पर बनाई गई। वो ना परगनों के अंतर्गत आएंगे ना वो सूबों में आएंगे, वो उनको विलायत कहा जाता था। एक विलायत में एक से ज्यादा सरकारें शामिल होती थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। बंगाल, मालवा, राजपुताना और मुल्तान यहां पर विलायतें बनाई गई थी, ठीक है। यानी एक छोटे से अलग हिस्से को, जैसे मान लीजिए पूरा सा आपका परगना हो गया या जिला हो गया, तो इसके एक हिस्से को अलग सा कर दिया गया और इसको कहा जाने लगा विलायत। बाकी यहां पर नॉर्मल व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, ठीक है। तो ये था शेर शाह सूरी का प्रशासन। अब बात करेंगे उसकी भू राजस्व व्यवस्था को लेकर के। यहां से बहुत सवाल आते हैं उसकी पट्टा प्रथा को लेकर के, कबूलियत प्रथा को लेकर के, उसकी राजस्व दरों को लेकर के, बहुत सारे। चलिए देखते हैं शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था। प्रशासन हमने कर लिया है। चलिए, शेर शाह के काल की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाने था, ठीक है। शेर शाह ने मापन या पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया था। यानी शेर शाह ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अनुमान लगा दिया जाए कि इतनी सारी भूमि है, इस पर इतना अनाज होगा, आप इतना हिस्सा हमको दे देना। लोग टैक्स की चोरी भी ना कर पाए, इसलिए उसने किस पर ज्यादा ध्यान दिया कि पहले भूमि की पैमाइश होगी, फिर कर का निर्धारण होगा। शेर शाह ने अहमद खान के निर्देशन में पूरे साम्राज्य में भूमि की माप करवाई थी। किसके नेतृत्व में करवाई, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भूमि की माप के लिए उसने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था, साथ में एक रस्सी का इस्तेमाल किया जिसे सन की डंडी कहा जाता था। तो क्वेश्चन बनता है किस शासक ने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था, तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी। भूमि के मापन में किसके नेतृत्व में यह उसने भूमि का माप करवाया था, तो अहमद खान के नेतृत्व में, ठीक है। माप की जो सबसे छोटी इकाई थी वो बीघा को माना गया और जो सबसे बड़ी इकाई थी वो परगने को माना गया, ठीक है। कर की चोरी न हो इसीलिए उसने भूमि की नाप करवाई। इस व्यवस्था को जब्ती प्रणाली या जब्ती व्यवस्था कहा गया, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रमुख राजस्व अधिकारी उस समय था टोडरमल। टोडरमल ने अकबर के काल में दहसाला बंदोबस्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये राजस्व अधिकारी था, वित्त मंत्री था अकबर का। वित्त मंत्री यानी जैसा हमने ऊपर देखा, जो दीवाने वजारत है वो आर्थिक विभाग ही देखता है, यानी कि एक तरीके से वजीर यानी प्रधानमंत्री। तो ये अकबर का प्रधानमंत्री बना बाद में। अकबर से पहले ये किसके दरबार में था, ये शेर शाह सूरी के दरबार में था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने भूमि की पैमाइश करवाई, किसके नेतृत्व में करवाई, किससे कैसे करवाई, क्या मापन का इस्तेमाल किया, हमने वो देखा। भूमि की मापन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो बीघा को माना गया, सबसे बड़ी इकाई परगने को माना गया, ठीक है। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने कुछ प्रथा यहां पे शुरू करी जिसको कहा गया पट्टा और कबूलियत प्रथा। इसको लेकर सवाल आता है ये प्रथाएं किसने शुरू करी थी, शेर शाह सूरी। इनमें क्या होता था, देखिए, किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था के आरंभ किया था। पट्टा और कबूलियत किसके हित के लिए जारी किए गए थे, किसानों के लिए। पट्टा क्या होता था, पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें बुआई का क्षेत्रफल, फसल की किस्म किसान द्वारा देकर एक कागज पर लिख लिया जाता था और किसान को उसकी सूचना दे दी जाती थी। यानी पट्टा जो होता था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसान है, तो उसकी कैसी भूमि है। शेर शाह ने जब भूमि की मापन करवाई उसके बाद भूमि के उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 वर्गों में बांटा, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तो इस पट्टे में क्या होता था, भूमि का प्रकार लिख दिया जाएगा,
किसकी भूमि है, इस पर कौन सी फसल बोई जा रही है, कितना उसका क्षेत्रफल है, सारी डिटेल लिखी होती थी। और फिर कितना टैक्स किसान को देना है वो भी इस पर लिखा होता था, यानी सारी डिटेल इस पर लिखी होती थी। ठीक है, पट्टे पर कर का विवरण रहता था, कितना कर लिया जाएगा, किस समय लिया जाएगा, वो सब पट्टे पर होता था। पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम, ये सब चीजें स्पष्ट होती थी। ये ऐसा इसलिए किया गया कि पहले ही फिक्स कर दिया जाता था कि आपने इतना टैक्स देना है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सैन्य अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको उस पट्टे से ज्यादा टैक्स लेने की आवश्यकता या अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका पट्टा। कबूलियत क्या था? कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात पर सहमति देता था कि वह पट्टा में दिए गए कर को देने में सहमत है। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा उनको पट्टा दिया जाएगा जिसमें सारी डिटेल लिखी होंगी कि आपने इतना टैक्स समय देना है। बदले में किसान उसको स्वीकार करते थे, जिसे कबूलियत कहा गया, कबूलियत पत्र के द्वारा। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है, और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा उनको स्वीकार करते थे। ठीक है, कि हां हम इतना टैक्स देंगे। तो ये थी पट्टा और कबूलियत प्रथा, एक दूसरे के ही पूरक थे। सरकार पट्टा देगी और किसान कबूलियत देंगे। ठीक है, अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे कि इसको किसने शुरू किया था और ये क्या था। सिरशाह सूरी की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी प्रकार की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जब अंग्रेजों के काल में शुरू हुई तो उसमें क्या था, हमने इसको भी डिटेल में जाना था इकोनॉमिक्स वाली क्लास में, कि रैयतवाड़ी में डायरेक्ट जो शासन है वो किसानों के संपर्क में होता था। ऐसा ही सिरशाह सूरी के काल में था, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते थे, किसानों के साथ डायरेक्ट संपर्क स्थापित किया जाता था। सिरशाह के समय में लगान निर्धारण की, कि लगान कितना डिसाइड किया जाएगा, 1/3 होता था उपज का, वो तो फिक्स है, लेकिन कितना, जैसे किसी खेत से मान लीजिए 100 किलो अनाज हुआ, दूसरे से 200 किलो हुआ, तीसरे से 300 किलो हुआ, तो सबका 1/3 तो अलग अलग है। तो लगान निर्धारण की उस समय 3 प्रणालियां प्रचलित थी। सबसे पहली है गल्ला बख्शी, जिसे बटाई प्रणाली कहते हैं। इसमें किसान अपनी फसल का एक तय हिस्सा, यानी एक फिक्स हिस्सा जो कभी 1/3 या 1/4 होता था, सरकार को देता था। जो बटाई प्रणाली है, यानी पहले ही बंटवारा कर लिया जाएगा कि आपने इतना हिस्सा सरकार को देना है। आमतौर पर 1/3 होता था, कुछ इलाकों में 1/4 होता था। फसल कटने के बाद ही लगान वसूला जाता था। किसान और सरकार के बीच में सीधा बंटवारा कर लिया जाता था, इतना हिस्सा सरकार का, इतना हिस्सा किसान का। ठीक है, दूसरी थी नस्क, मुक्तई या कनकूत प्रणाली। तीनों नाम एक ही के हैं। इसमें खेत की संभावित उपज का अनुमान लगाकर लगान तय कर दिया जाता था। इतनी उपज होने वाली है, अब तुम इसमें से इतना टैक्स हमको दे देना। लगान अनाज या नगद दोनों रूप से लिया जा सकता था। यह थी कानकूत प्रथा, जिसको नस्क भी कहा गया, मुक्तई भी कहा गया, जहां पर अनुमान लगा लेते थे कि इतना अनाज तेरे खेत में हो जाएगा, इतना टैक्स तुझे देना होगा। ठीक है, इसके बाद थी नगदी, या जिसे जब्ती प्रणाली कहा गया। इसमें किसान को फसल के बदले नगद पैसे में कर देना होता था। सरकार पहले ही हर फसल के लिए एक निश्चित दर तय कर देती थी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता था इसमें। ठीक है, प्रशासन के लिए यह सबसे आसान प्रणाली थी क्योंकि इसमें सीधा पैसा मिलता था। बाकी दोनों में क्या है, पहली वाले में तो उपज का हिस्सा आपको मिलेगा, अनाज मिलेगा, दूसरे में अनाज और पैसा दोनों में आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सरकार जो ज्यादा मांगती थी वो पैसा ही मांगती थी। इसमें क्या होता था, पैसा ही देना होता था। ठीक है, हालांकि शेरशाह के काल में जो लगान है वो नगद या अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती थी, वो नगद को दी जाती थी। ठीक है, शेरशाह के समय भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 होता था। 1/3 कर लिया जाता था शेरशाह के काल में, यानी लगभग 33% के करीब। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि, खराब भूमि। जैसा हमने देखा, अच्छी या उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। ठीक है, इन श्रेणियों के औसत उपज का हिसाब लगाकर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। यानी भूमि की किस्म, फसल के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे अच्छी भूमि है, तो अच्छी भूमियों का, सारी भूमियों को, जो अच्छी भूमि की कैटेगरी में होंगी, उत्तम भूमि की कैटेगरी में होंगी, उनका एक औसत निकाला जाएगा।
कि अगर अच्छी भूमि है तो कम से कम 50 किलो तो अनाज कर ही देगी यहां पर, तो फिर उसका 1/3 ले लेंगे। इसी प्रकार जितनी भी मध्यम भूमि है उनका औसत निकाला जाएगा कि मध्यम भूमि है तो कम से कम 15 से 20 तो यहां पर हो जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। खराब भूमि है, निम्न भूमि है, उसका औसत निकाला जाएगा, फिर 1/3 लगेगा। ठीक है, उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लेते थे, इसको ध्यान रखना है। पूरे साम्राज्य में 1/3 चलता था, लेकिन मुल्तान ऐसा इलाका था जहां पर 1/4 यह चलता था। यानी शेरशाह सूरी के पूरे साम्राज्य में कर कितना वसूला जाता था? लगभग 33%। मुल्तान से कितना लेते थे? 25%। ठीक है, शेरशाह ने अनाजों की एक दर तालिका यहां पर तैयार करवाई, जिसे रय के नाम से जाना जाता था। शेरशाह के द्वारा फसलों के अनाजों की पूरी एक रेट लिस्ट वहां पर तैयार करी गई, जिसको क्या कहा गया? रय कहा गया। सवाल आएगा शेरशाह सूरी के काल में रय क्या था? तो अनाजों की एक तालिका थी, एक रेट लिस्ट थी अनाजों की। ठीक है, ये उसकी भू राजस्व व्यवस्था हमने देखी। इसके अलावा भू राजस्व के अलावा 2 टैक्स और लिए जाते थे किसानों से। इनको कहा जाता था, एक था जरीबाना और एक था महासिलाना या मुंहसिलाना, इसको कहा गया है। शेरशाह ने भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों से सर्वेक्षण शुल्क के रूप में जरीबाना और कर संग्रह शुल्क के रूप में मोहसिलाना नामक कर लिया था। यानी भूमि की माप और टैक्स वसूली के लिए जो अधिकारी आएंगे उनके वेतन के लिए भी किसानों से पैसा लिया जाता था। अगर कोई किसान अपनी भूमि की माप करवाएगा, जो अधिकारी आकर करेंगे, उनसे उस सर्वेक्षण के बदले में फीस ली जाती थी, जिसको कहा जाता था जरीबाना। यहां एक भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। उपज का लगभग 2.5% ये होता था, बहुत कम होता था। दूसरा है महासिलाना, जिसको मुंहसिलाना भी बोला गया है। यह कर संग्रह शुल्क था। यानी आपके पास अधिकारी आएंगे टैक्स वसूली के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, तो उनका भी कुछ वेतन होगा, उसके लिए भी आपको पैसा देना होता था। लगभग उपज का 5% ये होता था। तो जरीबाना और महासिलाना क्या थे? ये भी टैक्स होते थे। जो जरीबाना है वो सर्वेक्षण शुल्क होता था और महासिलाना कर संग्रह शुल्क होता था। ठीक है, तो ये उसकी पूरी भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके अलावा उसने व्यापार पर भी काफी ज्यादा सुधार किए। संपूर्ण साम्राज्य जो शेरशाह सूरी का था, उसमें व्यापार के माल पर सिर्फ 2 स्थानों में चुंगी लगती थी, 2 स्थानों पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। एक था बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर, दूसरा मध्य और पश्चिम एशिया से आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर सिंधु नदी के तट पर। तो पूरे साम्राज्य में कस्टम ड्यूटी केवल 2 जगह लगती थी। आप वहां पर दे दीजिए, फिर पूरे साम्राज्य में कहीं पर भी जाकर के आप सामान बेच सकते हैं। ठीक है, अलग अलग परगनों में देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा व्यापार को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा यह घोषित कराया गया था कि किसी भी व्यापारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वस्तुओं को लावारिस मानकर कब्जा करना अपराध माना जाएगा। यह आदेश किसका था? शेरशाह सूरी का था। ठीक है, तो यह थी शेरशाह सूरी की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। शेरशाह की सेना में 1.5 लाख पैदल सैनिक थे लगभग, और 25,000 के करीब घुड़सवार थे। 5,000 के करीब हाथी इसकी सेना में शामिल थे और एक पर्याप्त तोपखाना इसके पास था। यानी एक काफी विशाल सेना इसके पास थी। ठीक है, शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति जो थी दाग पद्धति और हुलिया प्रथा, इसको दोबारा से जीवित किया था। देखिए, शेरशाह सूरी की जो सेना थी काफी विशाल सेना थी। इस सेना के रखरखाव के लिए भी उसने लगभग उन्हीं नीतियों को अपनाया जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया, जिसमें 2 प्रमुख हैं। एक है दाग प्रथा और हुलिया प्रथा। दाग प्रथा के तहत घोड़ों को दागना उसने शुरू किया। जो सैनिक होते थे, उत्तम किस्म के सैनिक होते थे, उनको अच्छी नस्ल के घोड़े दिए जाते थे। लेकिन वो सैनिक क्या करते थे? पैसों के लिए उस घोड़े को किसी और को बेच देंगे, उसकी जगह पर कोई घटिया नस्ल का घोड़ा वो ले आएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए शेरशाह ने घोड़ों को दागने की प्रोसेस शुरू करी, जैसे दिल्ली सल्तनत में भी होता था, ताकि पहचान की जा सके कि ये वही घोड़ा है जो सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा दिया गया। तो दाग प्रथा को इसने दोबारा शुरू किया। इसके अलावा हुलिया प्रथा, यानी जो सैनिक होते थे उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा विवरण लिखना शुरू किया था दोबारा से। ठीक है, शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया। इसके लिए हर सिपाही के चरित्र की जांच करी जाती। सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज होता एक कागज में और इसे चेहरा कहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो दाग प्रथा थी, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, हुलिया प्रथा, इसको दोबारा से पुनर्जीवित किसने किया? तो यह किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है,
अगला है इसके सार्वजनिक कार्य। शेर शाह ने कई सारे सार्वजनिक कार्य करवाए, कई सारी इसने सड़कों का निर्माण करवाया, उन सड़कों पर कई सारे इसने विश्राम गृह बनाए, उनके बारे में जानिए। शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण किया, उनकी मरम्मत करवाई, यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण किया। शेर शाह के द्वारा बनाई गई निम्न 4 सड़कें काफी ज्यादा फेमस हैं। पहली सड़क है जो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होती है, दिल्ली, लाहौर, पेशावर से होते हुए काबुल तक जाती है, अफगानिस्तान तक। यह जो रोड है इसे किसने बनाया, इसको मुख्य तौर पर बनाने का जो श्रेय जाता है वो शेर शाह सूरी को जाता है। हालांकि यह मार्ग कई सारे सालों से, कई सारी सदियों से प्रचलित था, लेकिन इस मार्ग को प्रॉपर तरीके से बनाने का जो काम किया वो शेर शाह सूरी ने किया। इस सड़क को उस समय शेर शाह सूरी मार्ग या सड़क ए आजम कहा जाता था, और बाद में इसी सड़क ए आजम को जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ऑकलैंड, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया, यानी जीटी रोड हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपके बंगाल से शुरू होती है और आगरा, दिल्ली, लाहौर, पेशावर होते हुए काबुल तक जाती है। इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया था, सड़क ए आजम इसको कहते थे, बाद में ऑकलैंड ने इसको नाम दिया क्या, जीटी रोड। कुछ जगहों पर दिया है कि इसको यह नाम, ग्रैंड ट्रंक नाम जो दिया वह लॉर्ड डलहौजी ने दिया। दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए, इसको जो नाम दिया है वो ऑकलैंड ने दिया है। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया। पुनर्निर्माण की जो योजना बनी कि जीटी रोड काफी खराब उस समय हो चुकी थी, तो इसको दोबारा से विकसित करना, इसको दोबारा से व्यवस्थित तरीके से बनाना वो शुरू किया ऑकलैंड ने। इसका नाम जीटी रोड रखा। डलहौजी के काल में इसका काम अच्छे तरीके से किया गया, मजबूती के साथ किया गया। ठीक है, ऑकलैंड जो था वो 1836 से लेकर 42 तक भारत का गवर्नर था। उसके बाद 48 से 56 तक कौन आता है, डलहौजी। तो नामकरण इसका जो हुआ जीटी रोड के रूप में वो ऑकलैंड के काल में हुआ, लेकिन इसका जो आधुनिकीकरण हुआ वो डलहौजी के काल में हुआ। ठीक है, दूसरी सड़क थी वो आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती थी, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। तो 4 प्रमुख सड़कें बनाई थी शेर शाह सूरी ने। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने सड़कों पर, ये जो उसने अलग अलग सड़कें बनाई थी, इन सड़कों पर हर 8 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनाए थे। सराय का मतलब होता है एक तरीके से यात्री विश्राम गृह। लोगों को दिक्कत ना हो, लोग आसानी से इन सड़कों का इस्तेमाल कर सकें, तो हर 8 किलोमीटर पर उसने एक सराय का निर्माण कराया था। यानी आप 8 किलोमीटर चले, आपको एक यात्री विश्राम गृह मिल जाएगा, जहां पर खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था काफी अच्छी होती थी। ठीक है, जो व्यक्ति इस रोड से आता था वो किस पद पर है उस पर निर्भर करता था कि इन यात्री विश्राम गृहों में उसको किस प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो सरायों का निर्माण करवाया था उसने इन सड़कों के किनारे। शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाए, यानी 1700 विश्राम गृह बनवाए। इस नंबर को आपने ध्यान रखना है। शेर शाह द्वारा बनाई गई सड़कों, सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये था उसका सार्वजनिक कार्य जो उसने किए। इसके बाद आता है शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था। शेर शाह के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। दिल्ली सल्तनत के जो सिक्के चल रहे थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया था शेर शाह ने, और एक अपने नए प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसमें इसने सोने का भी किया, चांदी का भी किया, तांबे का भी किया। उसने 167 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए, जो अशरफी के नाम से जाना जाता था। सोने के सिक्के को क्या कहा गया, अशरफी। इसके अलावा इसने 178 ग्रेन का, यानी लगभग 10 से 11.5 ग्राम का चांदी का सिक्का शुरू किया, जिसके अंदर 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। यह रुपया के नाम से जाना गया। रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया, वो शेर शाह सूरी था। ठीक है, कई बार वजन पूछ लेता है तो भी हमने यहां पर लिखा है। सोने का सिक्का 167 ग्रेन के आसपास था, 10 ग्राम के आसपास, ये आपके 11 साढ़े 11 ग्राम के आसपास। ठीक है, भारत में सबसे पहले शेर शाह सूरी के काल में रुपया मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुआ। यानी रुपया नामक सिक्का कैसा होता था, चांदी का, 178 ग्रेन का होता था। शेर शाह ने शुरू किया। यह रुपया ही भारत में ब्रिटिश प्रणाली का आधार बना था। इसके अलावा शेर शाह ने तांबे के सिक्के भी शुरू किए। 322 का नहीं, 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का उसने शुरू किया था, 20-21 ग्राम का। ठीक है, इस तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। कुछ जगहों पर 322 भी दिया है, लेकिन आपने पहला रेफरेंस किसको देना है, 380 ग्रेन का। ठीक है, तो सोने का सिक्का 167 ग्रेन, चांदी का सिक्का 178 और तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का उसने बनवाया था। ठीक है,
इसके अलावा उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए थे। शेर शाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद, टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में लिखवाया था। ठीक है, शेर शाह के काल में कितनी टकसालें थी? 23 टकसालें थी। इस नंबर को भी याद रखेंगे कि शेर शाह ने कितनी टकसालें बनवाई थी, तो 23 टकसालें। शेर शाह के काल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का जो अनुपात होता था वो 1/64 होता था। यानी एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो आप उसके बदले में 64 तांबे के सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कई बार अनुपात भी पूछ लेता है। तो ये उसकी मुद्रा व्यवस्था थी। सोने का, तांबे का दाम था। ठीक है, तांबे का नाम क्या था? तांबे के सिक्के का नाम दाम था। सोने का नाम क्या था? अशरफी। दिल्ली सल्तनत में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा भवन और इमारतें देख लेते हैं उसने क्या क्या बनवाई। शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंस अवशेषों पर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। देखिए, हुमायूं ने दिल्ली में यमुना के तट पर एक नया नगर बसाया था, दीन पनाह नगर। उसी दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय बनाया था उसने। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर वो मरा था। वो जो दिल्ली वाला नगर था, दीन पनाह नगर, इसको तुड़वाया था शेर शाह ने, यानी नष्ट करने का प्रयास किया। पूरी तरह से तो नहीं हो पाया क्योंकि बाद में उसी की सीढ़ियों से गिरा हुमायूं। तो दीन पनाह को इसने तुड़वाया, नष्ट करने का प्रयास किया। जो उसके अवशेष थे उनके ऊपर इसने एक नए नगर को बसाया, पुराना किला जिसको कहा गया। तो पुराना किला दिल्ली में किसने बनवाया है? शेर शाह सूरी। इस पुराने किले में उसने एक मस्जिद भी बनाई जिसे कहा गया किला ए कोहना। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य की पश्चिमो उत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से जाना था कि गख्खर जाति के विरुद्ध उसने अभियान किया था, वहीं पर यह किला बनाया था। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बिहार के सासाराम में बनाया था। कनिंगम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर कहा है। ठीक है, कन्नौज नगर को पुनर्निर्मित करके सिरसूर नगर इसने बसाया और पाटलिपुत्र को पटना करने का काम भी किसने किया? इसी शेर शाह सूरी ने किया। 1541 में शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम क्या कर दिया था? पटना। क्वेश्चन बनेगा, पाटलिपुत्र से पटना किसने किया? कन्नौज के नजदीक या कन्नौज का दोबारा से निर्माण कर सिरसूर नगर किसने बसाया? वो सारे काम शेर शाह सूरी के थे। ठीक है, इसकी न्याय व्यवस्था को देख लेते हैं। यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थानों पर इसने न्याय के लिए काजी नियुक्त किए थे। ऊपर हमने विभाग देखा था, काजी एक कुलात इसको कहा जाता था। गांव में पूर्व की भांति फौजदारी और दीवानी यानी दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा स्थानीय रूप से पंचायतें करती थी और जमींदार करते थे। तो गांव में जैसा चलता आ रहा था कि पंचायत ही निर्णय लेगी, वही होता था। लेकिन केंद्र के रूप में इसने क्या करा था? केंद्रीय प्रशासन में एक न्यायिक अधिकारी बनाया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी जो था इस्लाम शाह, इसने इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई थी। इसको भी ध्यान रखना, एक संहिता, एक नियमावली इसने तैयार करवाई थी। किसने? इस्लाम शाह ने। इसकी गुप्तचर और डाक व्यवस्था की बात करें तो यहां से भी ज्यादा सवाल नहीं आता। केवल कथन वाले क्वेश्चन में बन जाता है कि शेर शाह ने डाक व्यवस्था पर ध्यान दिया नहीं दिया, गुप्तचर व्यवस्था पर ध्यान दिया नहीं दिया, ये सारी बातें। शेर शाह ने एक उच्च कोटि के गुप्तचर विभाग की स्थापना करी थी। विभाग का नाम हमने ऊपर देखा था, वरीद ए मुमालिक इसको कहा जाता था, जो इसका प्रमुख होता था। ठीक है, दीवान ए वरीद, गुप्तचर विभाग। इसके अलावा इसने एक प्रॉपर डाक व्यवस्था भी यहां पर स्थापित करी और लगभग 100 से 200 सालों तक वो व्यवस्था चलती रही। संपूर्ण राज्यों में जो सराय इसने बनाई थी, जो बाजार इसने बनाए थे, अलग अलग स्थानों पर इसने अपने गुप्तचर नियुक्त करे हुए थे। ठीक है, तो इसने एक उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था, एक उच्च कोटि की डाक व्यवस्था, एक अच्छी न्याय व्यवस्था, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, एक मुद्रा व्यवस्था इसने शुरू करी, भू राजस्व व्यवस्था को इसने सुधारा, कई सारे काम इसने किए, सार्वजनिक कार्य करवाए जिसके अंतर्गत सड़कों का निर्माण करवाया, उन सड़कों पर सरायों का निर्माण करवाया, स्थापत्य कला का निर्माण किया, दिल्ली में पुराना किला बनाया, उसमें एक मस्जिद का निर्माण किया, अपना खुद का मकबरा बनवाया, सिरसूर नगर इसने बसाया। इसके अलावा पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। तो ये शेर शाह सूरी के प्रशासन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पूरी डिटेल में हमने इस वीडियो में उनको देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।